एक नया वीडियो चालू करने जा रहा हूँ। ये एक सीरीज है। पिछले सब वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया था। आई थिंक थोड़ा मोनोटोनस भी हो जाता है लेंदी होने से। तो मैं ठीक किया कि इस बार जो ओडिशा एस्टिमेशन का जो सीरीज बना रहा है, ये छोटा छोटा हिस्से में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 10-15 मिनट का एक एक वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। सो फर्स्टली बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो बेसिक को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट धीरे धीरे हायर लेवल में जाएंगे। आपका ओडिशा एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। सो रिजर्व एस्टिमेशन या मिनरल रिसोर्स और रिजर्व, ये सब टर्मिनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, कि और क्या है, मिनरल क्या है। इतना बेसिक से शुरू करने से वो लेंदी हो जाता है। बट ओर मतलब और मिनरल मतलब आपको पता ही होगा। ओर इज द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड एट प्रॉफिट। प्रॉफिट में मेटलिक एलिमेंट जहाँ से निकल के आता है उसी को ओर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम का पिच ब्लेन बोल के जो मिनरल होता है उसमें से यूरेनियम निकल के आते हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, सो उसको ओर बोलते हैं। मिनरल मतलब कोई भी मिनरल जो एलिमेंट से बनता है। ठीक है, मिनरल में से जो 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 मिनरल से मेटल इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट पॉसिबल है उसी को ओर बोलते हैं। ठीक है। सो एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी, कितना अमाउंट का वो ओर है, कितना क्वालिटी का है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है ओर रिजर्व रिसोर्स एस्टिमेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कहीं पे एक्सप्लोरेशन करने के बाद एक जगह पे सपोज आपको मिला एक सर्टेन कार्ट ऑफ ग्रेड का कॉन्सेप्ट भी इधर आएगा, जो एक मिनिमम ग्रेड जो परसेंटेज होता है उसके ऊपर रहने से उसको हम कंसीडर कर सकते हैं फर्दर रिसोर्स एस्टिमेशन के लिए। तो वो मिनिमम जो काट ऑफ है उसके नीचे होने से उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, उसके ऊपर होने से उसको ऊर बोलते हैं। सो फर्स्टली द बाउंड्रीज आर टू बी इंटरप्रेटेड between ओड एंड वेस्ट। ओड एंड नॉन ओड, वेस्ट मीन जो जो पार्ट हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, डिटेल्ड एंड एक्यूरेट सैम्पलिंग इनपुट प्रोवाइड्स हायर कॉन्फिडेंस इन द एस्टिमेशन ऑफ रिजर्व्स एंड रिसोर्सेस। रिजर्व एंड रिसोर्स क्या है वो भी बोलूंगा। रिसोर्स मतलब क्या है, टोटल जो सपोज इंडिया का कितना रिसोर्स है यूरेनियम का। ठीक है, इंडिया में जहां जहां मिलता है यूरेनियम का भंडार कहाँ है, वो उतना स्टैंडर्डाइज नहीं है। रिजर्व मतलब एग्जैक्ट आपको सैम्पलिंग डेंसिटी ज़्यादा है, सब कुछ करके कितना अमाउंट का एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन को ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स। फिर भी मैं और क्लियर तरीके से समझा दूंगा नेक्स्ट में। फिलहाल ये हाइलाइट्स को पहले देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज टन। टन के माध्यम से बोला जाता है, दैट इज वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस डेंसिटी ओनली, बट ये यूनिटलेस होता है। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को ही डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब मास बाय वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम का वाटर का कितना है डेंसिटी। वाटर का 1 होता है। सो दो डेंसिटी का रेशियो मतलब यूनिटलेस हो जाता है ना। ठीक है, सो वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस टोन। स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट जस्ट नंबर के हिसाब से मान लो, अदरवाइज डेंसिटी मान लो तब भी देखो क्या होता है। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इनटू मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, मास आएगा। सो कितना टन हो जाएगा डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे? वॉल्यूम मीन्स ऑफ कोर्स 3 डायमेंशन का है ना, 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। सो एरिया, सरफेस में एरिया देख लेंगे और सब सरफेस में कितना दूर तक वो जा रहा है, तो वो टोटल मल्टीप्लीकेशन करने से ही वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो पर्टिकुलर ओर मिनरल है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर पता है तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो डायरेक्ट टनेज आ जाएगा। ठीक है, टोटल टनेज ऐसा करके क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का टनेज कैलकुलेट करके टोटल कर दो। समेशन ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 करके डॉट डॉट Tn। समझ गए ना। सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स जिसमें अलग से इंडिविजुअली टनेज कैलकुलेट किया गया है उसको टोटल कर दो, टोटल टनेज। सो हियर टी मतलब क्या है, कैपिटल टी मतलब टोटल टनेज मतलब क्वांटिटी इन टन्स। वॉल्यूम मतलब वी मतलब वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स में मान लो। ए मतलब एरिया इन स्क्वायर मीटर्स विच इज डिराइव्ड बाय मेजरमेंट फ्रॉम द प्लान्स और सेक्शन ऑफ जियोलॉजिकली डिफाइंड मिनरलाइज्ड एरिया। ठीक है, ये जैसे इंट्रोडक्टरी मैं आसान तरीके से बोलता हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अभी देखो मिनरल रिसोर्स और रिजर्व का बारे में बात हो जाएगा। उसके पहले जस्ट एक चीज जान लो, रिजर्व मिनरल एस्टिमेशन या रिसोर्स एस्टिमेशन का सबसे पहले प्रिलिमिनरी थिंग क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ रिजर्व एस्टिमेशन इंक्लूड्स, ये सब प्रिंसिपल आपको जानना है। फर्स्ट सैम्पलिंग, एक जगह का तो आइडिया कैसे करोगे, एक्यूरेट एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग से ही करोगे ना। सो दैट इज फंडामेंटल टू रिजर्व एस्टिमेशन। प्रॉपर सैम्पलिंग होना चाहिए। सैंपल मस्ट बी कलेक्टेड सिस्टमेटिकली एंड रैंडमली डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन, और कौन सा टाइप का डिपॉजिट है क्या है, फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस विद इन द डिपॉजिट टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओर बॉडीज वेरिएबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट तो रिजर्व को और बॉडी को जियोमेट्री को समझना है, उसके बाद तो कितना कट ऑफ ग्रेड फिक्स करोगे क्या करोगे बाद का बात ना। जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, थॉरो अंडरस्टैंडिंग हमेशा हेल्प करेगा। उसके बाद जियो स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना है, डेटा क्वालिटी को, डेंसिटी एंड वॉल्यूम एस्टिमेशन बहुत केयरफुली करना है। फर्दर वो सब हो जाने के बाद क्लासीफाई करना है रिजर्व को, किस टाइप का रिजर्व, वो करने के लिए काट ऑफ ग्रेड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, काट ऑफ ग्रेड इज द मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए डिपॉजिट दैट इज इकोनॉमिकली वायबल। डिपॉजिट बोलने का मतलब ही हो जाता है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन आएगा, स्टैटिस्ट सेंसिटिविटी आना है, कंटिन्यूटी एंड इंटरपोलेशन भी समझना है। आफ्टर सब ये है। एनीवे, अभी मिनरल रिसोर्स को देख लेते हैं। मिनरल रिसोर्स क्या है, देखो इधर ही लिखा हुआ है ना, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज क्वांटिटी, ग्रेड एंड कंटिन्यूटी आर पार्टली नोन। ठीक है, और एस्टिमेटेड इंटरप्रेटेड फ्रॉम प्रिलिमिनरी एविडेंस एंड रीजनल नॉलेज एट लो कॉन्फिडेंस मेड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन। हाउएवर ओल्ड रिजर्व क्या है, इट इज वेल एक्सप्लोर्ड and define part of the deposit at a specific cutoff after completion of detailed exploration at high level of confidence based on detailed reliable information। ठीक है, यही चीज मैं बोल रहा था ना कि वो रिजर्व मतलब फर्दर काफी डिटेल बात होगा उसमें। रिसोर्स मतलब ब्रॉडली एक जगह का कितना है क्या है, रिसोर्स पोटेंशियल बोल सकते हो। वो रिजर्व एस्टिमेशन मतलब एक्यूरेट, उसके बेसिस में इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है, कितना पैसा डालना है, इकोनॉमिक प्रॉफिट देखना है, टेक्नो इकोनॉमिकल वायबल होना है उसमें। इसीलिए द जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी सो वेल एस्टेब्लिश्ड टू सपोर्ट प्रोडक्शन प्लानिंग। A pre-feasibility or feasibility report has to be prepared to make the investment decision। ठीक है, इट इंक्लूड्स माइन प्लानिंग, फाइनेंस, मतलब ये इतना एडवांस बात है ना कि वो रिजर्व अगर प्रॉपरली इकोनॉमिक हो जाता है, दिन एंड दिन आपको सब फ्यूचर देखना है, माइन प्लान करना है, फाइनेंशियल कितना खर्च होगा, इंक्लूडिंग लॉसेस एसोसिएटेड विद माइन डाइल्यूशन, मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग, सब करके फाइनल प्रोडक्ट जितना आएगा हमको मेटल आएगा ना। सो कितना इन्वेस्टमेंट करोगे और एक ग्रेड और टनेज का हिसाब करके कितना मेटल तुम एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो जितना इन्वेस्ट करोगे उससे काफी ज्यादा होना है, तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है वो रिजर्व का। सो माइनेबल रिजर्व नाउ देखो अभी धीरे धीरे डिटेल में आ रहा है। माइनेबल रिजर्व क्या है, इट इज अकाउंटिंग ऑफ द क्वांटिटी एंड ग्रेड प्रेजेंट विद इन द स्टोप बाउंड्री एंड फाइनली द सम टोटल ऑफ ऑल स्टोप्स। ठीक है, जब इसको खोदोगे माइनिंग करोगे उस टाइम भी थ्योरेटिकली हम लोग ड्रिलिंग करके, पहले जो ड्रिलिंग मतलब क्या है, छोटा 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 बोरहोल से सैंपलिंग निकल के वो सैंपल का एनालिसिस के बेसिस में ग्रेड एंड थिकनेस पता करके ओवरऑल एक टोनेज बोलते हैं कोरिलेट करके। लेकिन रियलिटी में माइनिंग मतलब एज इट इज पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक पूरा खोद के निकालेगा ना। सो निकालने के टाइम पे डिफरेंट टाइप का डाइल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि आप तो ब्लास्ट करोगे, इतना क्या छोटा छोटा चाकू से तो काटोगे नहीं, बड़ा स्केल में सोचना है। तो उस टाइम ब्लास्ट होने से बहुत नॉन और पार्ट कौन सा पोर्शन में ब्लास्ट करोगे, कैसा करके तोड़ोगे पत्थर को जहाँ से एलिमेंट को निकला हुआ है, वो करने के टाइम पे क्या क्या डाइल्यूशन है ये देख लो। इंटरनल डाइल्यूशन, एक्सटर्नल डाइल्यूशन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लान्ड डाइल्यूशन एंड अनप्लान्ड डाइल्यूशन। इसका एक फोटोग्राफिकली मैं दिखाता हूँ तब आपको इजीली आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। So this can be anticipated on past experience with similar mining method also, the type and structure, wall rock, rock mechanical studies से। ठीक है, कौन सा होस्ट रॉक है, सपोज ये एक रॉक है, इधर देखो ये है और बॉडी जो शेडेड रीजन है ना, ये शेडेड पार्ट सो ग्रे कलर का,
ये ओर बॉडी है। तो जब आपको ये सपोज रॉक टाइप क्या है, सीस्ट है, सो जब इसको खोद के निकालोगे क्या होगा, इस ओर बॉडी का जनरल जियोलॉजिकली क्या है, इसके अंदर ऐसा कुछ कुछ जगह पे काट ऑफ ग्रेड का नीचे है, मतलब इसमें ग्रेड उतना अच्छा नहीं। सपोज जब फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोई भी चीज मान लो 5% मतलब अच्छा है, ठीक है, सो ये 10% वैल्यू में है, काट ऑफ ग्रेड सपोज 5% है, तो इस जगह पे 5% करके इवन सपोज मान लो एक कॉपर है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें 10% है, मान लो कॉपर 5% के नीचे होने से उतना अच्छा नहीं होता है, सो इधर सपोज मान लो 2% कॉपर है इस सब जोन में, इधर वही भी तोड़ोगे एनालाइज करने से लेस देन 2-3% आएगा, जो कि इकोनॉमिक माना नहीं जाता है फॉर टाइमिंग मान लो। बट इधर 10%, लेकिन जब खोदोगे ब्लास्ट करोगे ये पर्सन, इसको कैसे करके नजरअंदाज करोगे, सो इसको भी तोड़ के लेके आ जाना है, टोटल के साथ मिक्स कर देना है, तो ओवरऑल ग्रेड का डाइल्यूशन होता है ना। तो इस टाइप का जब अनअवॉइडेबल इंटरनली होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल डाइल्यूशन। ये है प्लांट डाइल्यूशन। जब खोदोगे आप कैसे ऐसा, इसमें तो ये ऐसा रास्ता से डायरेक्ट खोद देने से आपको प्रॉफिट मतलब कम खर्च में होगा ना। इसको अगर एज इट इज वो इसके साथ जाओगे बॉडी के साथ, तब तो इधर ऐसे खोदोगे ऐसा आओगे, फिर ऐसे करके जाना है ना, तब तो खर्च बढ़ जाएगा। सिंपल खोद दो फिर निकल के लेके आके बाद में करो, तो इसको बोलते हैं प्लांट डायमेंशन। कुछ कुछ पोर्शन में वो करना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह को बोला जाता है ओड लॉस जोन, बिकॉज ये जो छोटा सा एक ब्रांच निकाला हुआ है ना, इसमें ग्रेड तो प्रॉपर है, लेकिन इसको माइनिंग करने में जो खर्च आएगा इतने के लिए भी, इससे जितना आया आया, बट इसके लिए अलग से सैप बना के ऐसा जो करेगा, ये छोटा ब्रांच को निकालने के लिए जो खर्च होगा वो प्रॉफिट नहीं रहेगा, वो खर्च ज्यादा हो जाएगा जितना माल मिलेगा लास्ट में, तो इसको छोड़ देना पड़ता है, ऑप्शन नहीं रहता है, इसको वुड लॉस जोन बोलते हैं। एंड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, फिर वॉल डाइल्यूशन, ये जहां से आप रास्ता कर रहे हैं माइनिंग का वॉल को, तो उसी के इसमें भी कुछ कुछ पार्ट तो खोद के निकाला ना, तभी तो रास्ता बनेगा। सो ये एक्सटर्नल डाइल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये सब चीज आपको समझ के ओवरऑल सब चीज करके माइनिंग लॉस को भी समझना है, ठीक है। ना कट ऑफ ग्रेड, अभी कट ऑफ ग्रेड के बारे में जरा बात कर लेते हैं। अभी बोल रहा था ना, इट इज एन आर्टिफिशियल बाउंड्री डिमार्केटिंग बिटवीन लो ग्रेड मिनरलेशन एंड टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल ओर दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड एट ए प्रॉफिट, ठीक है। तो आज के इकोनॉमी में जो चीज इकोनॉमिक माना नहीं जा रहा है, हो सकता है कल अच्छा टेक्नोलॉजी आने से इकोनॉमिक हो जाएगा, और मार्केट में अगर मिलेगा नहीं, डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज गोल्ड का दाम बहुत ज्यादा है ना, तो गोल्ड आज से 20 साल पहले बहुत सस्ता था सपोज, तो 20 साल पहले एक एक ग्राम गोल्ड के लिए जितना मेहनत करना पड़ता था खोदने के लिए, जितना इन्वेस्ट होता, आज उससे ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बिकॉज रिटर्न में भी तो आपको ज्यादा मिल रहा है ना। प्लस विथ टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होता है, बहुत सारा आधुनिक डिफरेंट टाइप का मशीन्स आ गया, जिससे खोदना बहुत इजी हो गया। सो बहुत प्लस रोड बन रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट बन रहा है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा मुश्किल जगह पे जहाँ पे इन्वेस्ट करके गोल्ड को निकल के लाना ही चैलेंजिंग है। सपोज अभी उसी दुर्गम जगह पे फिर रोड बन गया, कनेक्टिविटी अच्छा हो गया, तो आज के दिन में वो इकोनॉमिक हो जाएगा। ये चीज समझना चाहिए। फर्दर एवरेज ग्रेड, ठीक है, कट ऑफ ग्रेड तो हो गया। कट ऑफ ग्रेड मतलब जिससे नीचे होने से हम सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में, कट ऑफ ग्रेड के ऊपर होने से तभी हम लोग फर्दर सोचेंगे एक्सप्लोरेशन या माइनिंग के बारे में। एवरेज ग्रेड क्या होता है? अभी एक बड़ा सा एरिया देख रहे हैं जो ओर बॉडी है, सो ओर बॉडी का ग्रेड मतलब क्या है, कोई भी जगह पे एक सैंपल ले लिया, उसका जो ग्रेड है दूसरा जगह पे जो लिया सेम ग्रेड तो नहीं मिलेगा ना, एक तो सर्टेन वेरिएशन मिलेगा। सो ये टोटल के लिए एक एवरेज करना पड़ता है, वेरिएशन को डिफरेंट जगह का ग्रेड को एवरेज आउट करना पड़ता है। So the average grade of an intersection along a trench, borehole, underground workings, cross और long section सभी जगह से ग्रेड को एवरेज करना पड़ता है। कैसे करके करते हैं, उसका फॉर्मूला है सिंपल, L1G1 प्लस L2G2 प्लस LNGN। फॉर एग्जांपल अब हम लोग एक चैनल वाइज कर रहे हैं, तब तो लेंथ मिलेगा ना, सेक्शन लेंथ। सपोज एक बोर होल कर रहे हैं, बोर होल में क्या है, वन डायमेंशन में सैंपल मिलेगा, मिलते जाएगा डेप्थ में। L1 मतलब शैलो डेप्थ, L2 मतलब फर्दर डेप्थ, तो डिफरेंट डेप्थ में अलग अलग ग्रेड का सैंपल मिलेगा। सो वो लेंथ को सैंपल जिसका
ग्रेड मेजर कर रहे हो, सपोज 5 सेंटीमीटर का एक सैंपल साइज या 10 सेंटीमीटर, सो कोरेस्पॉन्डिंग ग्रेड एंड कोरेस्पॉन्डिंग सैंपल लेंथ को मल्टीप्लाई करके उसको समेशन करो, डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ को डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिक एवरेज ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं दिखा दिया, समेशन ऑफ एल और समेशन 1 एल जी, एल मतलब ऑल लेंथ, ग्रेड मतलब कोरेस्पॉन्डिंग ग्रेड, मल्टीप्लिकेशन को सम कर दो, उससे डिवाइड कर दो समेशन ऑफ लेंथ को, एज सिंपल एज दैट। रन ऑफ माइन ग्रेड क्या है अभी, द फाइनल क्वालिटी, जो माइन का बारे में बात कर रहे थे ना, फाइनल क्वालिटी ऑफ ओर कमिंग आउट ऑफ द माइन, ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर्ड बाय 5 to 10% ऑफ एवरेज ग्रेड एस्टिमेशन। नेचुरली ग्रेड जो आपको, आप एवरेज ग्रेड जो एस्टिमेट करके इन्वेस्ट कर रहा है, अभी बोल रहा था ना कि माइनिंग लॉस होता है, माइनिंग होने से डिफरेंट टाइप का लॉस होने का, मतलब कुछ कुछ पार्ट ये जो इसमें दिखाया है ना प्रीवियस, इसमें डिफरेंट टाइप का डाइल्यूशन हो जा रहा है ना, सो वो डाइल्यूशन को भी टेक केयर करने क्या होगा, रन ऑफ माइन ग्रेड थोड़ा कम हो जाएगा, सो 5 to 10% ऑफ एवरेज ग्रेड ऑफ एस्टिमेशन से कम हो जाता है। तो ये चीज विजन होना है पहले से ही, आप जब एवरेज ग्रेड करके सोच लिया कट ऑफ ग्रेड के बाद, तो उसके बाद रन ऑफ माइन ग्रेड को इमीडिएट सोच लेना है, उसी के बेसिस में फाइनल प्रोडक्ट के सोच के तब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, तब देखना है कि टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस करके प्रॉफिट अल्टीमेटली आपका गोल है। So unavoidable external dilution, mining loss are due to changes in blast hole orientation and length, improper blasting, extra dilution along shared contacts, incomplete recovery from stopping areas, and different other factors। कुछ चीज तो अनसर्टेन रहता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, लोकल प्रॉब्लम, बहुत सारा चीज हो सकता है, बट ओवरऑल जो चीज आपके हाथ में साइंटिफिकली, उसको तो एज परफेक्टली एज पॉसिबल आपको पहले से एस्टिमेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये ऑलरेडी 17 मिनट्स हो रहा है, अच्छी तरह डिस्कस करने से क्या होता है, टाइम चला ही जाता है। जो लोग इंटरेस्टेड है, इट इज, इसका मेन उद्देश्य ओनली मूवी जैसा एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स नहीं है, तो कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा पेशेंट रखना भी होगा अगर आपको परमानेंट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो। एक एग्जांपल देते हैं अभी, देखो ये एक बोरहोल है, ठीक है, एग्जांपल एक्सरसाइज क्या है पहले पढ़ लो। ए डायमंड ड्रिल होल हैज बीन सैंपल्ड, इसको ड्रिल होल का सैंपल कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज ग्रेड ऑफ इंटरसेक्शन एट 3% जिंक कट ऑफ ग्रेड, 3%, इधर देखो ऐसा बोरहोल कर रहे हैं, डिफरेंट डेप्थ में इधर से मिलना स्टार्ट हुआ है, इससे कट ऑफ ग्रेड का भी कम में है, सपोज मिलता ही नहीं, इधर से स्टार्ट हुआ थोड़ा थोड़ा जिंक, इसमें देखो कितना है, इधर लिखा है, इसी चीज को इधर लिखा हुआ है, सैंपल लेंथ और जिंक परसेंट, पहले जिंक परसेंट है उसके बाद लेंथ है, सो 0.55%, 1%, उसके बाद देखो 3% के ऊपर से जिंक मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बीच में देखो एक 1.85%, लेकिन बाकी तरह चारों तरफ, बाकी ऊपर नीचे दोनों साइड में, ये तो ये 70 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है, 0.7 मीटर मान 70 सेंटीमीटर, ये पोर्शन को इसके अंदर में आप इंक्लूड कर ही देंगे ना, तभी तो ये थोड़ा डाइल्यूट होने से भी आपको तो कट ऑफ ग्रेड तो फिक्स्ड है, 3% को कट ऑफ ग्रेड मान लिया सपोज, तो इधर क्या होगा, इधर से 3% स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अपर मार्जिन रखो, नीचे जाओ नीचे जाओ, इधर ओनली 7% का 70 सेंटीमीटर का पार्ट है 1.85, तो इसको हम लोग इसी के अंदर में डाल देना पड़ता है, डाइल्यूशन बोला जाता है। फर्दर देखो सब 3 से ऊपर, 3 से ऊपर, इसके बाद जब 3 का नीचे जाएगा वो कंटिन्यू होते रहेगा, तब उसको हम लोग ब्रैकेट कर देंगे, बंद कर देंगे। सो दिस इज द जोन जो 3% जिंक का कट ऑफ ग्रेड का है, ठीक है। अब इसको थिकनेस कैसे पता चलेगा, ये जो लेंथ को ऐड कर दो ना, ठीक है, 1.25 प्लस 1.45 प्लस 0.7 करके ये करो, तो टोटल लेंथ हो गया, टोटल लेंथ कितना पता चल गया आपको, टोटल लेंथ किया फॉर एग्जांपल इधर 11.95 सेंटीमीटर, ठीक है, 11.95 सेंटीमीटर आपका टोटल लेंथ आ गया, और L1 इंटू G1 मतलब ये जो यही वैल्यू हो, 3.25 इंटू 1.25 प्लस 5.90 प्लस इंटू 1.4, यही मल्टीप्लिकेशन को इक्वल करके जितना आएगा उसको टोटल कर दो, ठीक है। सो ये टोटल डिवाइडेड बाय ये लेंथ होने से ही ऑटोमेटिक एवरेज ग्रेड आ जाएगा ना,
सो दिस इज दैट्स हाउ एवरेज ग्रेड इज कैलकुलेटेड। ठीक है, ये इधर भी देखो ना, यही है, ये A1 का सैंपल नंबर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा करके लिखा है टेबुलर फॉर्म में। देखो 15 सैंपल ही है इधर, 1 2 3 करके 15 है। 15 में से A1/3 1 2 3, देखो 3 नंबर से लेके 11 नंबर, 12 13 14 और 15 है नहीं। ठीक है, लास्ट 1 2 3 4 वो नहीं है। सो ये 13 सैंपल ही हमारा 3 से 11 तक हमारा इकोनॉमिक है, 3% कट ऑफ के ऊपर है ना। सो इसीलिए ऐसा करके कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये एग्जांपल है, ऐसा करके आपको क्या मिला, ये एवरेज ग्रेड मिल गया। ठीक है, और एवरेज थिकनेस भी मिल गया। एवरेज थिकनेस क्या है, एवरेज बोल रहा हूँ, ये थिकनेस 11.95 है, और एवरेज ग्रेड क्या हो गया 7.02। ठीक है, ऐसा करके होता है 7.02 एवरेज ग्रेड का 11.95, ऑलमोस्ट 12 मीटर का बैंड है ये बुढ़ोल का। ये जस्ट जान के रखो, नेक्स्ट में हम लोग एफडीजप में एक्चुअल चीज में घुसेंगे, आज इंट्रोडक्टरी है ना। कोड रिकवरी पैरामीटर्स को जान लो, क्योंकि कोड रिकवरी पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी और कोर जानने के लिए, बाद में जो कि माइन प्लान में समझने में काम मत है। टोटल कोड रिकवरी मतलब एक ड्रिलिंग हो रहा है, सपोज ड्रिलिंग कोड तो आपको पता होगा। सो सम ऑफ द पीसेस, लेंथ कितना पीस है सभी को लेंथ कर दो, लेंथ को सम कर दो, टोटल डिवाइडेड बाय एल, टोटल ऑफ कोर रन। ठीक है, समझ गया। जो 3 मीटर का कोर बैरल है ना, वो कितना रन तक किया और कोर पीस जितना आपको रिकवरी हुआ उसको परसेंटेज कर दो। ठीक है, एल सम ऑफ पीस मतलब क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ कोर पीसेस, ये है टोटल लेंथ ऑफ कोर रन। कोर रन मतलब वो तो आपको पता ही है, 3 मीटर का कोर बैरल को जितना से आप कितना मीटर ड्रिल कर रहे हैं उतना ही। ठीक है, सॉलिड कोर रिकवरी। अभी सिमिलरली टोटल कोर रन तो होगा ऊपर में टोटल लेंथ से सॉलिड पीस को पार्ट को, एल टोटल लेंथ ऑफ कोर इन पीसेस विथ फुल कोर डायमीटर। ठीक है, कोर डायमीटर ब्रोकन नहीं है, जो कोर डायमीटर भी है वैसा करके सिलेंड्रिकल शेप जहाँ पे है। ठीक है, सो सम ऑफ लेंथ ऑफ सॉलिड सिलिंड्रिकल कोर पीसेस, ब्रोकन कोर पीस को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, इट इज कॉल्ड सॉलिड कोर रिकवरी। उसके बाद रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा ही सॉलिड कोड जो कि 10 सेंटीमीटर का बड़ा है, 10 सेंटीमीटर एंड अबव, वो सब कोड को ही ओनली कंसीडर करेंगे। तब 10 सेंटीमीटर एंड अबव वाला लेंथ का कोड का कितना टोटल है डिवाइडेड बाय टोटल रन लेंथ, कोड रन, उसको बोला जाता है आरक्यूडी। रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन का यही फॉर्मूला है। ठीक है, समझ गया। इसको परसेंटेज के करना मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। So summation of length of core pieces more than equal to 10 सेंटीमीटर divided by total length of core। ठीक है, तो आरक्यूडी के ऊपर डिपेंड करता है रॉक कितना सख्त है, कितना हार्ड है, कितना माइन करने के टाइम पे पिलर को कैसा रखोगे, वरना तो रॉक को समझ नहीं होने से तो माइन करोगे अंडरग्राउंड तो माइन धंस जाएगा। एक्सेलेंट मतलब 90% से ऊपर को बोला जाता है। मतलब सपोज एक रान है 10 मीटर का, और उससे 9 फॉर एग्जांपल बोलो, 10 मीटर में से 90 मीटर ही 10 पूरा कॉन्टिन्यूअस कोड है, और जितना भी पीस हुआ कोड पीसेस है सभी का 10 सेंटीमीटर एंड अबव है, वो उसको सम करने से 9 मीटर इटसेल्फ आ जा रहा है, और टोटल रन हालांकि 10। सो 9/10 इंटू 100 तो 90% हो जाएगा। 100% मतलब कोई है ही नहीं, 10% सभी कोड पीसेस है 10 सेंटीमीटर के ऊपर, तभी 100 आ जाएगा। एक्सेलेंट। गुड मतलब सिमिलरली 75 to 90, एंड वर्ड्स मतलब लेस देन 25%, मतलब सभी कोड पूरा टुकड़ा टुकड़ा चूर चूर हो गया। 10 सेंटीमीटर लेंथ का इवन एक भी गोटा फुल पीस नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, यही होता है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। ये बोर्ड होल करने के टाइम पे बहुत काम आता है, ये तीनों पैरामीटर्स को आपको समझना का इम्पोर्टेंस यही है। फर्दर ये सब करने के बाद ग्रेड थिकनेस सब समझने से आपको रिसोर्स एस्टिमेशन में स्टार्ट होता है। उसका डिफरेंट पद्धति, डिफरेंट प्रोसीड्यूर्स है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशनल एस्टिमेशन मेथड डिपेंड्स ऑन शेप, डायमेंशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वुड बॉडी एंड सैंपल टाइप्स।
सो ट्रेडिशनल एस्टिमेशन प्रोसीड्यूर्स तो ऐसा है, 9, 10, 8 तो है ही। एंड इस आउट ऑफ दैट ये वाइडली यूज्ड को तो हम ऐसे करके ब्रैकेट से दिखा दिया। सभी को एक बाई एक बहुत डिस्कस करेंगे बहुत इजी तरीके से, ठीक है। बट इतना ध्यान रखिए ओरिजिनल एस्टिमेशन के टाइम पे क्या होता है कि सिंगल मेथड को यूज नहीं ना करके 2-3 को एक ही सेम चीज में सेट को यूज करने से फिर टैली करना पड़ता है कि अगर सपोज ट्रायंगुलर मेथड से एक एस्टिमेशन किया और एक सेम चीज को रेक्टेंगुलर से भी क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, तो जितना ज्यादा प्रोसीड्यूर से सेम चीज को करोगे तब एक्यूरेसी आपको समझ में आएगा। दोनों में जितना सेम टाइप का आएगा रिजल्ट, दैट मीन्स आपका एस्टिमेशन करेक्ट दिशा में है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी स्लाइड से हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप कीप वाचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो अभी इमीडिएट डालूंगा ताकि आप फोकस कर पाए।